स्वागत है आप सभी का बायो विथ अजय सर। बोर्ड परीक्षा एक नज़र में इस कड़ी में हम चैप्टर नंबर 4 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं। पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा। अब ये लेक्चर नंबर 2, इसमें हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ले रहे हैं। और इस सेशन को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां जो आप लोगों को अवश्य ही मोटिवेटेड करेंगी। वक्त तो रेत है, वक्त तो रेत है जो फिसलता जाएगा, जीवन एक कारवां है जो चलता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज के इस जोरदार सेशन का। इसमें आज हम लोग देखेंगे मेंडल के नियम। ये पिछले बोर्ड परीक्षाओं में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित कितने नियम दिए और उन नियमों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने वंशागति से संबंधित कितने नियम दिए, इनमें से किन्हीं एक नियम का वर्णन करें। तो बच्चों आप समझिए कि मेंडल ने वंशागति से संबंधित 3 नियम दिए। पहला इन्होंने दिया प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया विसंयोजन या पृथक्करण का नियम, और तीसरा दिया इन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक चीज समझिए यहाँ पे, प्रभाविता का नियम, उसके बाद विसंयोजन या पृथक्करण का नियम। बच्चे क्या होता है कि यहाँ पे काफी बच्चे से पृथक्करण के नियम के विषय में जानते हैं, विसंयोजन का नियम क्या होता है इसको नहीं जानते, जबकि पृथक्करण या विसंयोजन का आशय एक ही से है, ये अलग अलग नहीं है। कई बार बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि विसंयोजन का नियम अलग है, पृथक्करण का नियम अलग है, जबकि ऐसा होता नहीं है, दोनों एक ही नियम है। इसलिए यहाँ पर हमने ऑब्लिक करके दे दिया कि विसंयोजन अगर आपसे पूछता है या पृथक्करण, तो बात दोनों की एक ही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रभाविता का नियम है क्या। प्रभाविता के नियम ने, मेंडल ने ये बताया कि कोई भी लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा तो उसमें से सदैव प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा पौधा और स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा, ये 2 पौधे लिए गए और ये है पेरेंटल जनरेशन। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाई गई तो क्रॉस करवाने के बाद अगले पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुआ उसमें लंबा पौधा हुआ। उसमें कैसा पौधा हुआ बच्चों? लंबा पौधा हुआ। अब आप समझिए कि यहाँ पर शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी और शुद्ध बौने से स्मॉल टी, यहाँ पर दोनों के कारक आए हुए हैं, यानी पीढ़ी में इस पैतृक पीढ़ी से F1 पीढ़ी में अगर देखा जाए तो इस पैतृक पीढ़ी से F1 पीढ़ी में लक्षण तो दोनों आए, भाई शुद्ध लंबेपन का भी कारक आया और शुद्ध बौनेपन का भी कारक आया, लेकिन ये पौधा कैसा हुआ? लंबा हुआ। क्यों लंबा हुआ? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी जो है ये स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है। इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। अर्थात पीढ़ियों में जब लक्षण स्थानांतरित होंगे तो जो लक्षण प्रकट होते हैं उसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम, यानी वो प्रभावी लक्षण ही होते हैं जो प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा। अप्रभावी लक्षण प्रकट तब तक नहीं होगा जब तक उसके साथ में प्रभावी लक्षण रहेगा, और जब प्रभावी लक्षण इसके साथ नहीं होगा तब ये अपने गुणों को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे आप समझिए कि क्लास में कोई पढ़ने में बहुत तेज तर्राक बालक है और टीचर जब क्वेश्चन करते हैं तो सदैव वो खड़ा होकर के आंसर देता है, बाकी जो उससे कमजोर बच्चे उनको मौका ही नहीं मिलता है, यानी वो बच्चा उस पूरे क्लास के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है, प्रभावी है। और जिस दिन वो छात्र नहीं आएगा उस दिन अगर टीचर क्वेश्चन करते हैं तो बाकी बच्चों को मौका मिल जाता है और बड़े आसानी से उत्तर देते हैं।
तो यही प्रभाविता का नियम है। तो प्रभाविता के नियम का से यहाँ पे शुद्ध लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस करवाया, तो अगले पीढ़ी में जो पौधा आया वो क्या आया, लंबा आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुए, अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। तो ये है प्रभाविता का नियम। अब इसके बाद दूसरे नियम की बात करते हैं हम लोग, विसंयोजन के नियम की, यानी पृथक्करण के नियम की बात करते हैं। पृथक्करण का नियम है क्या, इसको समझा जाए। और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया और प्रबल संभावना है आने की। विसंयोजन का नियम क्या कहता है? यहाँ पर जब एक से अधिक लक्षणों को लेकर के उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी ये लाल और ये सफेद रंग, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद हमें चेकर बोर्ड की सहायता से देखते हैं। क्रॉस करवाने के बाद यहाँ पे हमें लक्षण क्या मिला, कैपिटल आर, यहाँ पे लिखा स्मॉल आर होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लिया हमने स्मॉल आर और स्मॉल आर, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी यहाँ पर 100% रेट, यहाँ पर जो पौधे प्राप्त हुए उनमें जो पुष्प हैं वो सभी क्या हैं, लाल रंग के हैं। ये पैतृक पीढ़ी थी और ये हो गई F1 पीढ़ी, ये पेरेंटल जनरेशन और ये F1 जनरेशन। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाने पर, यानी अब इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में क्रॉस करवा करके देखते हैं अगली पीढ़ी में क्या लक्षण आता है। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया तो इनके बीच क्रॉस करवाने के बाद लक्षण क्या प्राप्त हुआ, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे लक्षण क्या प्राप्त होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बीच क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर, इसके बीच करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच में करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें से 75% तो रेड होंगे, 75% लाल, लेकिन 25% जो होगा ये क्या होगा, सफेद होगा, व्हाइट होगा। यानी आप समझिए कि विसंयोजन का नियम क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पीढ़ियों में जब आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है तो वो लक्षण एक साथ स्थानांतरित होते हैं, लेकिन वो लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लाल और सफेद के बीच क्रॉस करवाया तो यहाँ पे 100% रेड है, ये सभी कैपिटल आर स्मॉल, यानी इस कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर है, यानी इस लाल रंग वाले आनुवंशिक लक्षण के साथ सफेद रंग वाला भी आनुवंशिक लक्षण है। और जब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया तो क्रॉस करवाने के बाद अगले पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाल रंग तो प्रकट हुआ ही, साथ में सफेद आया, यानी स्मॉल आर, जबकि ये कैपिटल आर के साथ था, लेकिन कैपिटल आर ने स्मॉल आर के लक्षणों को परिवर्तित नहीं किया, विसंयोजित रहा, अपरिवर्तित रहा। इसी को कहते हैं विसंयोजन या पृथक्करण का नियम। कहने का आशय ये है कि आनुवंशिक पीढ़ियों में जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो उनके साथ जिन लक्षणों का स्थानांतरण होता है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक, आते हैं अब हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कई लक्षणों वाले दो पादपों को कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई, और यहाँ पर मिल गया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यानी एक से अधिक लक्षणों वाले दो पादपों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो अगले पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होंगे वो निर्बाध रूप से प्रकट होंगे, स्वतंत्र रूप से प्रकट होंगे, कोई भी कारक दूसरे कारक को प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात यहाँ पे ये जो लक्षण है इस दूसरे वाले लक्षणों को प्रभावित नहीं करेंगे। जब जहां जिसको मौका मिलेगा वो अपने लक्षणों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा,
जैसे मेंडल के द्विसंकर क्रॉस प्रयोग, तो मेंडल का दो संकर क्रॉस प्रयोग आगे देखा जाएगा। तो यहाँ जब इनके बीच क्रॉस करवाया जाएगा तो अगले पीढ़ी में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई ये प्राप्त होंगे। लेकिन इनके बीच में जब स्वपरागण करवाई जाएगी तो स्वपरागण के बाद जो भी लक्षण प्रकट होंगे वो सारे के सारे निर्बाध रूप से प्रकट होंगे, उन लक्षणों को रोका नहीं जा सकता। इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं लेता हूं जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसे कहते हैं मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग या एक जीन वंशागति कहते हैं। मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग या मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग या एक जीन वंशागति कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेंडल के एक संकर प्रयोग का वर्णन करें या एक जीन वंशागति किसे कहते हैं, इसको समझाएं उदाहरण के साथ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग एक जीन वंशागति है क्या और मेंडल ने इसके माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया, इसको देखा जाए, समझा जाए। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक जीन वंशागति। एक जीन वंशागति, वन जीन इनहेरिटेंस, या इसी को कहते हैं मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग। तो इस प्रयोग में मेंडल ने क्या किया, इन्होंने शुद्ध लंबे पौधे को लिया और इसका क्रॉस करवाया शुद्ध बौने पौधे के साथ। ये है पेरेंटल जनरेशन, इसको कहते हैं पैतृक पीढ़ी। यानी पैतृक पीढ़ी में जो इन्होंने पौधा लिया वो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा लिया। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के बाद में F1 पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में इन्होंने क्या प्राप्त किया, F1 जनरेशन में इन्होंने संकर पौधे प्राप्त किए। क्या प्राप्त किया, संकर पौधे। अब इसमें इन्होंने क्या किया, स्वपरागण की क्रिया कराई। इसमें इन्होंने क्या करवाई, स्वपरागण की क्रिया। तो स्वपरागण की क्रिया करवाने के बाद इन्होंने क्या पाया, स्वपरागण की क्रिया कराने के बाद इन्होंने देखा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे इस तरीके के पौधों का अनुपात इनको प्राप्त हुआ। अर्थात यहाँ पे शुद्ध लंबा पौधा, संकर पौधे और शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। और एक जीन वंशागति के माध्यम से मेंडल ये स्पष्ट करना चाह रहे थे कि जीवों में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसी को प्रयोग करने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक लक्षण को लिया। इन्होंने देखा कि जब इन्होंने एक लंबे, शुद्ध लंबे और बौने के बीच क्रॉस करवाया तो इन्होंने पाया कि शुद्ध लंबेपन का जो लक्षण है वो अगली पीढ़ी में प्रकट हो रहा है, यानी F2 पीढ़ी। ये क्या है, F2 जनरेशन है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शुद्ध लंबेपन का लक्षण है पैतृक पीढ़ी में है और पैतृक पीढ़ी से इसका स्थानांतरण कहाँ पर हुआ, F2 जनरेशन में। इसका असर ये है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है। और मेंडल यही तो बताना चाह रहे थे कि जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे स्मॉल टी यानी शुद्ध बौना, और ये लक्षण अगले पीढ़ी में यहाँ प्रकट हो रहा है। इसका मतलब इस बौनेपन के लक्षण का स्थानांतरण अगले पीढ़ी में हो रहा है। यहाँ पे संकर पौधे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और इनका स्थानांतरण यहाँ पर हो रहा है। तो मेंडल ने देखा, जब इन्होंने एक लक्षण को लेकर के प्रयोग किया तो पाया कि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है। इस आधार पर मेंडल ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है। ये तो एक जीन वंशागति। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, पूछ लेता है एक जीन वंशागति का फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। यानी इसका
जीनी प्रारूप और दृश्य प्रारूप क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें जब हम बात करते हैं इसके फिनोटाइपिक रेशियो की, फिनोटाइपिक रेशियो यानी दृश्य प्रारूप अनुपात की बात करते हैं। दृश्य प्रारूप का मतलब जो दिखने में एक समान हो। तो ये कैसा होगा? लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा और ये बौना होगा। तो यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा इनका वो कितना आएगा? 3:1, 3:1 होगा। जबकि जीनोटाइप की अगर बात की जाए, जीनोटाइपिक रेशियो की, तो जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात की जाए तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? यानी जीनी लक्षण को यहाँ पे देखेंगे कि जो जीनी लक्षण है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी, क्या इसके समान कोई हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लक्षण? नहीं। इसका मतलब ये है कि कैपिटल टी जो है ये सिर्फ एक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया भैया? 1 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इस प्रकार के हमें दो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये अनुपात हो गया कितना? 1:2। रेशियो स्मॉल टी ये कितना है? सिंगल है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 1। तो इस तरीके से जो जीनोटाइपिक रेशियो आया वो कितना आया? 1:2:1। और फिनोटाइपिक जो अनुपात आया वो कितना आया? 3:1। कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मेंडल के एक जीन वंशागति या मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग का दृश्य प्रारूप अनुपात क्या होता है, जीनी अनुपात क्या होता है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो दृश्य प्रारूप अनुपात या फिनोटाइपिक अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1 और जीनी अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2:1 हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग एक जीन वंशागति। एक जीन वंशागति या मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग क्या है? मेंडल ने इस प्रयोग के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, यही तो वंशागति कहलाती है। तो इसके लिए इन्होंने एक लक्षण को लिया और वो लक्षण क्या लिया? शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे को इनके बीच जब क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में इनको क्या मिला? संकर पौधा, नहीं संकर पौधे मिले। तो इसमें इन्होंने स्वपरागण की क्रिया करवाई। स्वपरागण की क्रिया करवाने के बाद इन्होंने क्या देखा? यहाँ शुद्ध लंबा, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात प्राप्त हुआ। इस आधार पर मेंडल ने स्पष्ट कर दिया कि जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है और हो भी रहा है। अगर आप यहाँ देखिए तो ये शुद्ध लंबेपन का लक्षण स्थानांतरित होकर के F2 पीढ़ी में आया, शुद्ध बौनेपन का लक्षण स्थानांतरित होकर के F2 पीढ़ी में दिख रहा है और यहाँ पे संकर लंबे पौधे जो है ये लक्षण हमको दिखाई दे रहा कहाँ पर? F2 जनरेशन। तो इस तरीके से मेंडल ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया कि जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है। तो आप लोग अपने तैयारी को भरपूर आगे बढ़ाते रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ हम आप लोगों के बीच में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल को अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।